नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। अगले आधे घंटे के दौरान हम मिड कैप का पूरा एक्शन डिस्कस करेंगे कि कहां आखिर मार्केट में मिड कैप में तेजी देखने को मिल रही है और कहां पर इस वक्त जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरा एक्शन होगा आपके लिए और हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि मिड कैप में कहां खरीदारी के मौके हैं। उसके अलावा हम ऑप्शंस के चैंपियन भी लेके आएंगे और मार्केट के कुछ धुरंधर हमारे पिक्स भी होंगे जो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि फंडामेंटली आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं मिड कैप के अंदर। प्लीज सबसे पहले एक काम करते हैं, अभी जो मार्केट का हाल है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे मिड कैप के 3 सबसे बड़े एक्शन की। तो मार्केट का हाल आपको दिखाऊं मैं, तो निफ्टी में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है इस वक्त। अगर आप देखिए तो निफ्टी हल्की तेजी के साथ 30 अंकों की तेजी के साथ जो है वो इस वक्त कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जो शुरुआत हुई थी वो ठीक ठाक मजबूत हुई थी और अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी ने 24,942 का हाई बनाया और उसके बाद अब इस वक्त जो है वो सिर्फ 30 अंकों की तेजी रह गई है। 24,726 का निफ्टी ने लो भी बनाया आज के ट्रेड में। अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करेंगे तो सेक्टोरल इंडाइसेस में ऑयल एंड गैस, रियल्टी, मेटल यानी जो इंफ्रा को पुश बजट में मिला है उसकी वजह से इन शेयरों में आज ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर गिरावट की बात करेंगे तो सरकारी बैंक और चूंकि डिफेंस को बहुत ज्यादा जो उम्मीदें थी उसके हिसाब से चीजें नहीं मिली, तो उसकी वजह से डिफेंस में भी आज ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही, करीब करीब 1% के आसपास ये इंडेक्स नीचे है। फार्मा, एफएमसीजी, आईटी भी आज गिरावट दिखा रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपके सेक्टोरल इंडाइसेस का हाल है। उसके अलावा अगर आप निफ्टी के शेयरों की बात करेंगे, कौन से शेयर चढ़े कौन से शेयर गिरे हैं, तो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, एल&टी, टाटा कंज्यूमर, ये शेयर जो है वो आपके टॉप गेनर्स की लिस्ट में आपको दिखेंगे, निफ्टी के टॉप गेनर्स। और अगर आप लूजर्स को देखेंगे तो लूजर्स में आपको श्रीराम फाइनेंस, मैक्स हेल्थ, बजाज ऑटो, सिप्ला जैसे शेयर आपको दिखेंगे। फार्मा में गिरावट है आज, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सरकारी बैंकों में आज गिरावट देखने को मिल रही है और उसका असर आपको साफ साफ जो है वो मार्केट के ऊपर भी दिख रहा है। मिड कैप को एक बार नजर करते हैं। मिड कैप में निफ्टी मिड कैप 100 की बात अगर मैं करूं तो गॉडफ्रे फिलिप्स टॉप लूजर बना हुआ है, 5% के आसपास की यहाँ गिरावट है। टोबैको पर टैक्स बढ़ने से इसका असर हो सकता है। ऑयल इंडिया करीब 5% की गिरावट, हुडको, बीडीएल ये सब 5% के आसपास गिरे हुए हैं। स्विगी में भी आज गिरावट है 3% के आसपास की। ये आपके मिड कैप के लूजर शेयर हैं। मिड कैप में तेजी कहां पर है अगर वो आपको मैं बताऊं तो मिड कैप में तेजी वाले जो शेयर हैं वो हैं एचपीसीएल, नाल्को, जीएमआर एयरपोर्ट और उसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज, ये सारे, या वारी एनर्जीज। प्रीमियर और वारी एनर्जीज बिकॉज जो सोलर को लेकर बात हुई है बजट में कि कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके ऊपर ड्यूटी को फ्री कर दिया गया, उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो ईएमएस एलोकेशन किया है वो भी 22,000 करोड़ से बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया, तो उसका भी असर इन कंपनियों पे देखने को मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ये कंपनियां, सोलर प्लेट्स बनाती हैं, तो उसका असर वहां पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े 3 एक्शन की, आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो सबसे बड़े 3 एक्शन जो आज के मिड कैप में सबसे ज्यादा चलने वाले या फिर गिरने वाले शेयर होंगे। ग्रो, एसटीटी बढ़ा है, बहुत सिंपल सा रीजन है, एसटीटी बढ़ा है और उसकी वजह से शेयर में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। शेयर 5% के आसपास गिरा हुआ है। डेटा पैटर्न्स, सरकार ने डिफेंस खर्च बढ़ाया है, हालांकि जितनी उम्मीद थी उसके हिसाब से नहीं, डिफेंस को उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो है वो ठीक ठाक खर्च बढ़ा है और उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। 3% जो है वो शेयर उछला हुआ है। गॉडफ्रे फिलिप्स 4% टूटा है। सिगरेट और तंबाकू पर जो टैक्स बढ़ा है उसका असर सीधा सीधा इस शेयर पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल आज के मिड कैप का पूरा एक्शन है। चलिए एक काम करते हैं, हमारे मेहमान भी अब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मेहमान भी हमारे शामिल होने वाले हैं शो में। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ी देर में वो जुड़ने ही वाले हैं, उसके पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि आज जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं उनका एक हाल लेते हैं कि कहां सबसे ज्यादा गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात अगर करें, निफ्टी पीएसयू बैंक में बहुत ज्यादा गिरावट आज देखने को मिल रही है और सारे सरकारी बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो जितने भी सरकारी बैंक हो, सब में ही गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे वो बीओबी हो, केनरा बैंक हो, सब में ही आज ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी सरकारी बैंकों का अगर आप शेयर देखेंगे, इंडियन बैंक करीब 2.5% गिरा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो करीब जो है वो 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एसबीआई 2.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो ठीक ठाक गिरावट है। सरकारी बैंकों में अगर कोई शेयर चढ़ा है तो बहुत मामूली तेजी के साथ केनरा बैंक ही है जो 0.5% की तेजी दिखा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करीब 1.25% के आस 3/4% की इनफैक्ट तेजी दिखा रहा है। तो ये आपके सरकारी बैंकों के शेयरों का हाल है। फार्मा और इनफैक्ट डिफेंस की तरफ चलते हैं। डिफेंस क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग पैक होना चाहिए डिफेंस में क्या हो रहा है आज के एक्शन में। आप देखिए
तो डिफेंस का जो इंडेक्स है वो करीब करीब 0.5% टूटा हुआ है इस वक्त। एफएमसीजी भी करीब करीब 0.5% टूटा हुआ है। आईटी शेयरों में भी ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रांगनेस नहीं दिखा रहा है। आप देखेंगे अगर एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी हम देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही हैं अच्छी। 712 शेयर सिर्फ तेजी में हैं और 1641 शेयर जो है वो इस वक्त गिरावट दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट में जो मजबूती है वो नहीं दिख रही है इस वक्त, जो दिखनी चाहिए थी मजबूती वो नहीं दिख रही है। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि निफ्टी को ऊपर और नीचे कौन लेके जा रहे हैं शेयर, तो उसमें आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आरआईएल और एलएनटी, ये शेयर हैं जो मार्केट को थोड़ा ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ड्रैग करने वाले शेयर्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको सरकारी बैंक में एसबीआई जो है वो सबसे ऊपर दिखेगा। निफ्टी को नीचे गिराने में इसका 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद इन्फोसिस अगर देखेंगे तो 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस का है निफ्टी को नीचे की तरफ गिराने में। और आईटीसी भी इसके अंदर है। जो टोबैको के टैक्स के ऊपर की बात हुई है, टैक्स बढ़ा है, उसका जो है वो असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय भागवत हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल से। अक्षय, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। बजट के बाद आज पहला ट्रेडिंग सेशन है। अगर वीकडेज की बात करें तो कल हालांकि मार्केट खुले थे, लेकिन बहुत ज्यादा जो वॉल्यूम था वो नहीं था। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कहें उतार चढ़ाव जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। मार्केट काफी वोलेटाइल है। क्या आपका नजरिया है मार्केट को लेकर? आज क्या दूर रहना चाहिए? आज मार्केट से थोड़ा सेटल डाउन होने देते हैं, कल देखेंगे, या फिर कुछ ट्रेड आपके बन रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। तो देखिए मेरे हिसाब से बजट का जो ओवरऑल आउटलुक है वो एक न्यूट्रल है, बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर रहेगा, क्योंकि एसटीटी के ऊपर जो टैक्सेस बढ़े हैं वो एफएनओ के ट्रेडिंग के लिए एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन रखता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो क्लियरली ट्रेडिंग कम्युनिटी या स्पेकुलेटिव ट्रेड्स को रोक टोक है, उस पर थोड़ा सा जो है बजट में नाराजगी है ट्रेडर्स में। और लेवल वाइज बात करें तो जब तक निफ्टी 25,050 के नीचे ट्रेड होती है तब तक टेक्निकली निफ्टी की सेटअप जो है वीक है। एफआईएस की बिकवाली काफी स्ट्रांग है और आज एफआईएस का क्या रुख रहता है इंडियन मार्केट्स पे वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बाइंग करने की तो राय नहीं है, नेगेटिव आउटलुक है, मार्केट ब्रेड्थ भी नेगेटिव है। 24,700 ये आपका सपोर्ट रहेगा और थोड़ी सी वोलेटिलिटी जो है दोनों तरफ चौपी रहेगी बाजार में, बट बाइंग की तरफ थोड़ा सतर्क रहने की हमारी रिकमेंडेशन होगी। बिल्कुल अक्षय जी, अगर देखें तो बाजार जो है वो फिलहाल मिला जुला एक्शन ही देखने के लिए मिल रहा है। ज्यादातर जो सेक्टर्स हैं वहां पर तो गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। अब इस बाजार में आपके कौन से पिक्स होंगे जहां पर नजर रखनी चाहिए? जी देखिए मेरे हिसाब से एक न्यूट्रल आउटलुक है, मार्केट ब्रेड्थ नेगेटिव है, तो बाइंग के लिए आपको सतर्क रहना है। वापस मैं ये चीज दोहरा रहा हूं। पर स्टॉक्स, अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव करना है तो बाइंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है काफी ओवरसोल्ड है करंट जो लेवल्स चल रहे हैं वहां पे, और एक हल्की सी आप पुल बैक की उम्मीद रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। ये एक टेक्निकल कॉल है क्योंकि रिलायंस अभी अपने सपोर्ट जोन पे आ चुका है। तो अगर यहाँ पे बाय करें और थोड़ा सा भी मार्केट से सपोर्ट मिल जाए तो आप रिलायंस में एक अच्छी खासी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिकवरी देखने को दिख सकता है, जिसके चलते 1387 और 1405 ये जो दो टारगेट्स है शॉर्ट टर्म के लिए वो जल्दी बनते हुए दिखेंगे। 1332 का आपको स्टॉप लॉस इस रिकमेंडेशन में मेंटेन करके चलना होगा। सेलिंग में पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा एक शॉर्ट कैंडिडेट होगा। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस द्वारा इसे शॉर्ट करना चाहे तो 265 और 260 इन दो टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 285। बिल्कुल। तो देखिए रिलायंस और बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपकी दो पिक्स सामने आई है। रिलायंस में खरीदारी की राय दी गई है, करीब 1387 से 1405 का यहाँ पे टारगेट रखने के लिए कहा है अक्षय भागवत जी ने। साथ ही स्टॉप लॉस लगाना है 1332 रुपए का। इसके अलावा आपको बता दें बैंक ऑफ बड़ौदा पर सेल की राय दी गई है, टारगेट रखा है 265 से 260 रुपए का और साथ ही 285 रुपए का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रख के चलना है। अक्षय जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी के कई ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप के जहां पर भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ग्रो में अगर आप नजर डालें करीब 5% की गिरावट है और ग्रो के साथ अन्य जो इसी सेक्टर के स्टॉक है, क्योंकि एसटीटी घटाई गई है, माफ कीजिएगा, एसटीटी बढ़ोतरी के बाद इन स्टॉक्स में जो है वो कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में अभी किस तरीके का नजरिया रखा जाए सर आगे के लिए? जी देखिए मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटिमेंटली इंपैक्ट है।
और ये अगर ब्रोकिंग के स्टॉक्स हो या कोई भी बीएससी जैसा स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक हो तो आपको थोड़ी सी जो है इसमें सेलिंग का जो है जो डायरेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से आपको इन स्टॉक्स में सतर्क रहना है। शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम थोड़ा सा डाउन है। क्लियर इंडिकेशन है गवर्नमेंट का कि स्पेकुलेटिव ट्रेड्स को वो डिस्करेज करना चाहते हैं, पर ट्रेडर्स इस नए जो चेंज है इसको कैसे अडाप्ट करके आगे चलते हैं ये आपको देखना होगा। जब भी सिगरेट पे दाम बढ़ाए थे, जब भी उनपे टैक्सेस बढ़ाए गए थे, फिर भी कंजम्पशन में कोई नंबर्स में कमी नहीं आई थी। तो ट्रेडिंग का तो जो है मामला चालू रहेगा, बस इसमें आपको एक सोल्यूशन या वे आगे चल के ढूंढना होगा। तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है। फिलहाल इन स्टॉक्स में आपको बाय नहीं करके चलना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला अप्रोच है। सपोर्ट जोन बनने दीजिए, मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी वापस आने दीजिए। उसके बाद इन स्टॉक्स में अप्रोप्रिएट सपोर्ट लेवल्स पे बाइंग का डायरेक्शन देखा जाएगा। तो ये राय आपको मिल गई है आज के ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के शेयरों पर, मार्केट प्लेटफॉर्म के शेयरों पर, कि आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद देखा जाएगा। लेकिन एक जिक्र आपने किया अक्षय कि सिगरेट और टोबैको पर भले ही टैक्स लगा लेकिन वहां पे कंजम्पशन तो कम नहीं हुआ। अब जो टैक्स बढ़ा है कल के बजट में उसका असर आज सिगरेट और टोबैको से जुड़े शेयरों पर देखने को मिल रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स जो है वो आज करीब करीब 4-5% नीचे है। आईटीसी भी आप देखेंगे तो 2-2.5% के आसपास नीचे। आईटीसी जैसे बड़ा शेयर अगर 2-2.5% नीचे हो तो ठीक ठाक गिरावट मानी जाएगी। क्या नजरिया आपका बनता है इन शेयरों पर? क्या कुछ एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा यहां पर? जी देखिए, आईटीसी में जो मूव होना है वो बजट के पहले 1 महीने पहले ही हो गया था। नॉर्मली जब भी बजट पास आता है तो हम हमेशा थोड़ा सा एक सतर्क रहते हैं कि हर साल जो टोबैको कंजम्पशन पे कोई ना कोई नया टैक्स लगता ही है, क्योंकि क्लियर है सरकार का कि वहां पे उनको जो है इस सेक्टर में आईटीसी स्पेसिफिकली उसमें टोबैको कंजम्पशन पे एक रोक टोक करना है। पर आईटीसी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अभी भी टेक्निकल ट्रेंड नेगेटिव है। हालांकि बजट में वहां पे अभी कुछ नए जो है टैक्सेस या दर नहीं लगाए गए हैं, बट सपोर्ट जोन अगर टेक्निकली देखे तो कहीं ना कहीं 300 से लेके 310 के आसपास है, और वो भी एक ट्रेडिंग सपोर्ट है। वहां आने के बाद स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना होगा। फिलहाल तो ओवरऑल ब्रॉडर नेगेटिव है मार्केट, उसके चलते आपको इसमें फिलहाल बाइंग करने की मैं राय नहीं दूंगा। सिर्फ सपोर्ट जोन 300 है, वहां पे मार्केट रिएक्शन देखने के बाद हम आपको शॉर्ट टर्म बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशंस देंगे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच या अवॉइड की राय रहेगी आईटीसी पे। ठीक बात है, बिल्कुल 300 का सपोर्ट जोन है। जब वहां आए तो फिर देखेंगे क्या करना है। अक्षय जी हमारे साथ जुड़ते हैं लगातार, हम उनसे पूछ लेंगे कि क्या करना है और आप तक बात पहुंच जाएगी। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अब हम बात करेंगे तेजी वाले शेयरों की। अब तक हमने बात की गिरावट वाले शेयरों की कि क्यों गिरावट आई है, क्या मौके हैं या नहीं है। अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद तेजी वाले शेयरों की। तो एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिड कैप मसाला में। और अब हम फोकस करेंगे एक कंपनी के नतीजे और उसके आउटलुक के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात मैं कर रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने Q3 के नतीजे जारी कर दिए हैं और नतीजों के बाद अब कंपनी की क्या योजना है, आउटलुक क्या है, क्या आगे को लेकर उनके ग्रोथ प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। और वो समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ कंपनी के बैंक के टॉप मैनेजमेंट से बैंक के MD एंड CEO देवदत्त चंद जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका 18 आवर स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। मेरा पहला सवाल आपसे आपके ओवरऑल मार्जिन्स को लेकर है कि क्या मार्जिन्स में जो भी कमी आनी थी रेट कट्स की वजह से वो पूरी हो चुकी है? और अगर हम अज्यूम करें कि हमारे रेट कट्स पूरे हो गए हैं, अब आगे कोई रेट कट नहीं आने वाला है, तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आगे क्या एक्सपेक्टेड है Q4 की बात अगर हम करें तो? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं मार्जिन का बोलने का पहले कुछ बैंक का जो Q3 का परफॉर्मेंस है उसका कुछ कंटेक्स्ट बताना चाहूंगा। आप जो Q3 का नंबर्स देख रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ लास्ट 8 क्वार्टर से है। एट द सेम टाइम जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कोर ऑपरेशन से प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारा कोई वन ऑफ नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी। इन दैट सिनेरियो बैंक का जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो बिजनेस मॉडल है जो कि स्टेबल आउटलुक है, कंसिस्टेंट बिजनेस मॉडल है, उसी का नतीजा है जो नंबर्स इस बार हमने Q3 में दिखाए हैं। इस बार मार्जिन आपने जो बात की उसका 2 फैक्टर्स है। एक तो हमारा जो कासा परसेंटेज है 38.45% है, जो कि इंडस्ट्री से वन ऑफ द टॉप क्वार्टाइल का नंबर है। एट द सेम टाइम द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो 4.75% है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है।
सो ये दोनों फैक्टर्स मार्जिन में काफी इन्फ्लुएंस करता है। सो मार्जिन का जो हमने फुल ईयर गाइडेंस दिए थे 2.85 to 3% का दिए थे, और Q3 का जो मार्जिन है 2.79 है, whereas 9 months का जो मार्जिन है 2.88 है, जो कि इन द रेंज ऑफ 2.85 to 3% है। तो इसी कंटेक्स्ट में हमने जब Q4 को देखेंगे तो हम उसमें वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिट ऑफ जो हमारा मोर देन 1 लाख करोड़ ऑफ डिपॉजिट है जो कि रिप्राइस होना बाकी है, टेकिंग कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एट 4.75, देयर इज अपसाइड in terms of reduction in interest expenses. At the same time जो एडवांसेस का है उधर भी रिसेट डाउनवर्ड हो रहा है, इन द सेंस उसका यील्ड नीचे जा रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। बट नेट टू नेट बेसिस में हम अभी भी होपफुल है कि जो फुल ईयर गाइडेंस 2.85 to 3% है वो हम उसमें अचीव कर पाएंगे। और एक चीज अगेन फैक्टर इन करना है कि मार्केट में हेडविंड्स है, जो ग्लोबल हेडविंड्स है। सो उसी को देखते हुए हम सोचते हैं कि ये जो मार्जिन गाइडेंस है कंजर्वेटिव है, और द सेम टाइम बैंक अचीव करने में कामयाब हो पाएगा। बिल्कुल सर, इसी के साथ एक और चीज जानना चाहूंगी कि सर ये इस रिजल्ट को देखते हुए ईसी प्रोविजनिंग को ध्यान में रखते हुए इसका बुक्स पर क्या संभावित असर देखने के लिए मिल सकता है सर? देखिए ईसीएल आपने सही बताया, ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, जब फाइनल गाइडलाइंस आएगा तो उसका एग्जैक्टली नंबर पता चलेगा। बट एज ए बैकअप द एनवलप कैलकुलेशन और थंब रूल कैलकुलेशन में हम ईसीएल का इम्पैक्ट लेंगे। ईसीएल का दो इम्पैक्ट है, एक तो जो सीआरएआर पर वन टाइम इम्पैक्ट है और एक रिकरिंग इम्पैक्ट है ऑन द इनकम। तो सीआरएआर का जो वन टाइम इम्पैक्ट है बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट गाइडलाइंस का जो अभी जो भी उसका रूल्स है और मॉडल्स है, उसमें इम्पैक्ट कैन बी 100 बीपीएस का सीआरएआर में इम्पैक्ट आ सकता है। एट द सेम टाइम आरबीआई का अनदर ड्राफ्ट गाइडलाइंस है जिसमें कि क्रेडिट रिस्क वेट का भी रेशनलाइजेशन का बात है, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 40 बीपीएस पुल बैक उसमें हो सकता है। सो नेट टू नेट जो सीआरएआर का इम्पैक्ट ईसीएल के लिए वन टाइम आएगा वो 0.6% आएगा, जो कि एज पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस 5 साल में स्प्रेड भी कर सकते हैं। सेइंग सो द रेकरिंग प्रोविजन, जो रेकरिंग इम्पैक्ट है वो रफली अराउंड हमारा जो अभी का कैलकुलेशन है, जो क्रेडिट कॉस्ट हमारा जो नॉर्मलाइज क्रेडिट कॉस्ट है उसको वो 18 बीपीएस से बढ़ सकता है। सो द ईसीएल इम्पैक्ट दो है, एक तो वन टाइम इम्पैक्ट इज 0.6% ऑन सीआरएआर जो कि 5 साल में स्प्रेड हो सकता है, और जो रेकरिंग इम्पैक्ट है क्रेडिट कॉस्ट में उसका इम्पैक्ट 18 बीपीएस रह सकता है। बिल्कुल। चलिए ईसीएल प्रोविजनिंग की हमने बात की, लेकिन बैंक को जब भी हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो उसके एसेट पर रिटर्न की बात होती है, रिटर्न ऑन एसेट की बात होती है। तो वो इंप्रूव करने के लिए क्या लीवर्स होने वाले हैं अगले क्वार्टर की अगर हम बात करें, या फिर अगले हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो क्या लीवर्स होंगे जो आपके रिटर्न ऑन एसेट को बेहतर बनाएंगे? देखिए हमारा आरओए जो है लास्ट 14 क्वार्टर से मोर देन 1 में रहा है, और इस क्वार्टर में भी वो अबव 1 है, और ये 14 क्वार्टर्स कंसेक्यूटिवली मोर देन 1 है। तो मैंने जैसे पहले बताया था हमारा बिजनेस मॉडल स्टेबल आउटलुक है, कंसिस्टेंट मॉडल है। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आगे भी हमारा गाइडेंस भी है मोर देन 1 का है, आगे भी ये आरओए मोर देन 1 ही रहेगा। और अब इस क्वार्टर का बात करें तो हमारा इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, वेदर इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये दोनों कोर ऑपरेशन से है, कोई वन ऑफ नहीं है। सो कंसिडरिंग दैट मैं काफी होपफुल हूं कि आगे क्वार्टर्स में भी आरओए अबव 1 रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए ये बात हुई कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट की, ईसीएल प्रोविजनिंग के बारे में हमने बात की, कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात की। बहुत शुक्रिया देवदत्त जी जुड़ने के लिए आज और बताने के लिए कंपनी के आगे के, बैंक के आगे के प्लान के लिए, आउटलुक के लिए और ग्रोथ के सारी जो है वो संभावनाओं के बारे में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट से हमने बात की और बैंक के नतीजे जो आए थे उसके बाद हमने उनका आउटलुक समझा। अब एक काम करते हैं, अब रुख करते हैं आज के मिड कैप के महारथी का। और मिड कैप के महारथी लेकर हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट के एक महारथी, हमारे साथ हैं गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल से। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और बजट के बाद वर्किंग डे में हम पहला ट्रेड सेशन देख रहे हैं जब वॉल्यूम्स भी हैं मार्केट में। क्या रुख आपका बनता है मार्केट को, आज आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि आप बजट पर भी कुछ अपना नजरिया निश्चित तौर पर देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। हमारी तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कोई निवेश हो। देखिए बजट को देख करके कल की मैं बात कर लेता हूँ। बजट में जब घोषणा हुई एसटीटी को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से, तब करीबन 2100 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में थी मेरे ख्याल से विकास जी, और करीबन 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी में देखी। अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी दिन के दौरान में कल, और फिर बंद होते होते निचले स्तर से थोड़ा बहुत ऊपर आकर के बंद दिया। आज प्रातःकाल में शुरुआत हुई, 300 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में देखी, 90 पॉइंट की बढ़त हमने निफ्टी में देखी, फिर गिरावट, फिर वापस थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ के दायरे और गिरावट। तो ये जो उतार चढ़ाव की जो परिस्थिति है, ये शायद आज कल तक रह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बजट को पचाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर मैं समीकरण रखना चाहूं बजट को लेकर के, तो मुझे ऐसे कोई पहलू, आसार या घोषणा नजर नहीं आई जिससे भारत की जो विकास की बात है, आत्मनिर्भर की बात है, उसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति हो। जो भी घोषणा हुई है वो कंटिन्यूएशन है पिछले 13 साल से बजट जो ये सरकार पेश कर रही है, या फिर पिछले 9 सालों से माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी पेश कर रही है। तो कंटिन्यूटी है। छोटी अवधि में शायद कुछ नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है केवल एसटीटी को लेकर के, वो भी मेरे ख्याल से इतिहास हो जाएगा कुछ घंटों में या कुछ दिनों में। फिर से हम वास्तविकता से जुड़ेंगे और सकारात्मक बातें करेंगे। विकल्प के रूप में मझौली क्षेत्र की कड़ी में सरकारी बैंक के खेमे में से हमने पहले भी चर्चा की होगी। इस बैंक की, इंडियन बैंक की मैं बात कर रहा हूं, और वित्तीय क्षेत्र मेरे ख्याल से एक सकारात्मक रुझान ना तो सिर्फ इस तिमाही में, लेकिन चौथी तिमाही में और आने वाले वित्तीय वर्ष में तिमाही के नतीजों को लेकर के आएंगे। तो इंडियन बैंक पर खरीदारी की राय है। एक बहुत ही साधारण सा अनुमानित लक्ष्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो करीबन 1150 के आसपास का है। ये भी कहना अनिवार्य होगा विकास जी कि अगर नतीजे अच्छा है तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। और एक चीज ध्यान रखें दर्शक और निवेशक कि ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ये है मार्केट के जो मिड कैप के महारथी में गौरांग शाह की राय, तो आप इस पर नजर रखिए। चलिए फिलहाल वक्त की कमी है, तो गौरांग सर बहुत शुक्रिया आज आपका जुड़ने के लिए इस शो में, और ये शेयर आप सजेस्ट कर रहे हैं और अपना जो मार्केट पे आपने आउटलुक दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए मिड कैप मसाला में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मार्केट के कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, यानी मुनाफे की मंडी में आपको पूरा कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, आपको कहीं जाना नहीं है।